हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी अपने जगह पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो पिछले क्लास में आपने देखा कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे थे और प्रेजेंट टेंस का चारों स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, चारों टाइप्स को। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि आपको पता होगा, याद किए होंगे सारे स्ट्रक्चर्स को। और जितना भी स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़े हैं, चारों स्ट्रक्चर्स को पांच पांच फॉर्म से पढ़े हैं, तो वो भी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप जा करके फिर से उसको देखें, समझे और फिर यहाँ देखें तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा समझना। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे आपको, आज प्रेजेंट टेंस का जो चारों टाइप्स को जो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो उस पे मैं मिसलेनियस तरीका से पहले कुछ ट्रांसलेशंस का अभ्यास करेंगे और फिर आगे क्लास को लेकर के चलेंगे कि आप कितना समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। अभ्यास के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। यानी कि अभी जो आज के क्लास में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस ऑन प्रेजेंट टेंस, प्रैक्टिस ऑन प्रेजेंट टेंस। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन लेंगे और एक एक करके देखेंगे कि कौन सा टेंस कैसे क्या बनाना है, और आपको ट्रांसलेशन बनाते समय किन बातों को ध्यान रखना है वो आप देखेंगे। अभी जैसे मैंने एक ट्रांसलेशन लिया कि वह 2 महीनों से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 महीनों से नहीं पढ़ रहा है। देखिए क्या होता है कि आपको जब कभी भी कोई ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो मैं बहुत विद्यार्थी को ऐसा देखता हूँ कि वो पहले कुछ सोचता नहीं है, कुछ विचारता नहीं है, सीधा कुछ ना कुछ उसका जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसी आप ऐसे कैसे सही जवाब दे पाएंगे, आप कैसे समझ पाएंगे? पहले उसमें देखना पड़ता है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से लगेगा, तो उसके बाद हम सही जवाब दे पाते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन बनाना है, तो आपको दो बात को सोचना होगा, ध्यान देना होगा। पहला बात तो आप ये सर्च करिए कि मैं उसको इस तरीके से कह सकता हूं कि ये आपको की पॉइंट्स हुआ कि ट्रांसलेशन को बनाने का, समझने का कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे ये सही सोल्व होगा, उसको उसके लिए ये की पॉइंट्स हुआ। तो आपको पहला पॉइंट पे ये ध्यान देना होता है कि वो कौन से टेंस का बनने वाला है, कौन से टेंस पे बनने वाला है। तो टेंस का पता कैसे लगाते हैं? उसके पहचान से। सब टेंस का अपना अपना पहचान है, आपको पता है, आप पढ़े हैं क्या कि सिंपल प्रेजेंट तब होगा जब किसी ट्रांसलेशन के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा। प्रेजेंट तो क्या इसमें ता है, ती है लगा हुआ है? तो नहीं। तो फिर अगला क्या, कौन सा टेंस आप है प्रेजेंट टेंस में? सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप पढ़े हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब उसका पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होगा। तो क्या इसमें है? आप चेक करिए पहचान। रहा है, रही है, तो रहा है तो लगा हुआ है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि प्रेजेंट इसमें और भी बातें क्या लिखा हुआ है कि वह 2 महीनों से, यहाँ पे समय का भी चर्चा कर दिया गया है। तो अगर समय का भी चर्चा आ जा रहा है और फिर बाद में रहा है, रही है लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब उसमें सिर्फ रहा है, रही है, तब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ ये झांप दे, 2 महीनों से, जब इतना ही बात रहेगा कि वो नहीं पढ़ रहा है,
तब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और जब आप यहाँ समय के साथ बात कर रहे हैं तब ये प्रेजेंट टेंस का चौथा स्ट्रक्चर, चौथा फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वो हो गया। अंतिम क्लास में आपने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब समय का चर्चा कर लेते हैं, यानी कि कोई भी काम बहुत पहले शुरू हुआ है, बीते हुए समय में शुरू हुआ है और वो अभी भी जारी है, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो पता चल गया कि ये कौन से टेंस पे है, तो ये पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे है। तो ये टेंस का पता जब हम लगा लेते हैं सही रूप से, तो आपको सोचना पड़ेगा, जब तक आपको बहुत अच्छे से याद नहीं हो गया है, एक तरीके से ब्लड में नहीं समा गया है, तब तक आपको ऐसे आराम से सोच करके जवाब देना चाहिए। यूं ही जवाब देंगे तो आप गलती करेंगे, जब तक आप बिल्कुल उस चीज को ब्लड में नहीं समा लिए हैं, एक आदत जैसे जब तक नहीं हो गई है। आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रयास करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो आपका एक हैबिट हो जाएगा। फिर आपको एकदम ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन काम करेगा और आप दिमाग लगा लेंगे। बस जरूरत है आपको अधिक से अधिक अभ्यास करने का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप समझिए कि कैसे अभ्यास करना चाहिए, सही प्रोसेस क्या है अभ्यास करने का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे सेकेंड नंबर पे, कि उसमें कौन सा टाइप्स का फॉर्मूला लगेगा, यानी सेंटेंस के दृष्टिकोण से उसमें अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगेगा, या इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगेगा, या निगेटिव का फॉर्मूला लगेगा, या इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का फॉर्मूला लगेगा, या WH वर्ड का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये सब क्या बातें हैं? तो ये सब एक प्रकार का सेंटेंस है और सभी स्ट्रक्चर्स को अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिखे हुए थे, आप जा करके देख सकते हैं। और समझाए हुए भी थे कि अगर आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स पता है तो आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स, निगेटिव स्ट्रक्चर्स, इंट्रोगेटिव अन्य किसी भी फॉर्म में आप बदल सकते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो फुल स्टॉप जिसमें होता है वो अफर्मेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे आप जब पूरी बातें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं भी लगा हुआ है। तो नहीं लगा हुआ यानी और नहीं है और फुल स्टॉप है, इसका मतलब वो सेंटेंस निगेटिव है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर वो आप याद किए होंगे, तो उसको निगेटिव में बनाना है। तो निगेटिव में क्या होता है उसका स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहले आप निगेटिव बनाते हैं तो पहले आप सब्जेक्ट देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या देते हैं, हैज या हैव देते हैं, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जब निगेटिव बना रहे हैं आप तो क्या करना है, थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। आपको बताए हैं पीछे, आप देखें जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो। और उसके बाद फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब बीन भी है, फिर उसके बाद V4 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फोर है। आपको ये स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा ना, अफर्मेटिव में तो याद करना पड़ेगा ना। जब तक आप अफर्मेटिव में नहीं याद करेंगे तो कैसे बना पाएंगे? पहले तो फॉर्मूला याद करना एकदम जरूरी है, इस बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अफर्मेटिव में कम से कम। तो ये मुझे याद था तो मैं इसको निगेटिव में बदल लिया, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। तो अप्लाई करते हैं इसको इस ट्रांसलेशन के लिए। तो फॉर्मूला का मांग है कि आप पहले सब्जेक्ट दीजिए, आप इसके हिसाब से नहीं दीजिए, आप फॉर्मूला के हिसाब से चलिए। फॉर्मूला का मांग क्या है कि आप पहले सब्जेक्ट दीजिए, तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। तो वह के लिए इंग्लिश में क्या देंगे आप, यहाँ पे ही। और उसके बाद फिर क्या है, हैज या हैव। तो हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, तो आप पढ़े हैं, आपके इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको हैज लगाने का मन है तो हैज लगा दीजिए, या हैव लगाने का मन है तो हैव लगा दीजिए। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट किस नंबर में है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो आपका सब्जेक्ट यहां पर ये है तो ये सिंगुलर में, तो जब सिंगुलर होता है तो आप क्या लगाते हैं, हैज, और जब प्लूरल होता है तो आप लगाते हैं हैव। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे हैज, और आपका सेंटेंस निगेटिव है, फॉर्मूला का मांग है अब नॉट लगाने का, आप यहाँ पे अब नॉट प्रयोग करेंगे। और उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, बीन, और फिर भर्ब,
वर्ब को चौथे फॉर्म के रूप में। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? मीन वर्ब पढ़ना। वह 2 महीनों से नहीं पढ़ रहा है, तो पढ़ना मेन वर्ब है यहाँ पे, और इसका V4 लिखना है। तो V1 में टीच होता है, और V1 में जब आप ING लगा देते हैं तो वो V4 बन जाता है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या नहीं पढ़ रहा है? वो तो नहीं दिया हुआ है कि मैथ नहीं पढ़ रहा है, कि साइंस नहीं पढ़ रहा है, कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या पूछ रहा है कि आप सिंस लगाओगे कि फोर। तो कल के क्लास में आपने देखा था कि सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सिंस आप तब लगाते हैं जब आपको समय का नाम स्पष्ट तौर पे दिया होता है, कि 2012 से, या जनवरी से, या सोमवार से, समय का नाम दिया होता है तो आप सिंस लगाते हैं। अगर काउंटिंग दिया है तो आप लगाते हैं फोर। तो यहाँ क्या मामला है कि 2 महीनों से, तो महीना का नाम तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ तो दिया हुआ है कि 2 महीनों से, पता नहीं कौन सा 2 महीना। और आपको ये नहीं सोचना है कि अभी से 2 महीना पहले, बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर यहाँ क्लियर दिया रहता है कि जनवरी से, या दिसंबर से, या नवंबर से, तो हम सिंस लगाते। यहाँ दिया हुआ है 2 महीनों से, आई डोंट नो, पता नहीं, तो क्या लगाएंगे? फोर। तो यहाँ दे दिए 4, और आगे जो टाइम है 2 मंथ्स। और ये सेंटेंस आपका अब क्लियर हुआ। आप समझ पा रहे हैं बात को कि कैसे होता है? ऐसे 2 बात आपको सोचना है, और आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन एकदम बिल्कुल सही बन जाएगा। तो अगर आप तरीके से सोचते हैं और चलते हैं तो यूं ही क्या होता है कि मैं देखता हूँ अक्सर आपको, बहुत सारे विद्यार्थी को, अगर देख रहा है हूँ ये सब है, तो सोचे इज आर एम लगाना शुरू कर दिया। कई सारे बच्चे तो फेसबुक पे पोस्ट किए रहते हैं अपना वो आईडी वगैरह पे, अपना जो भौकाल मचाने वाला जो पोस्ट होता रहता है विद्यार्थियों के द्वारा, जैसे आई एम इन प्लेन। ये तो सही होगा, लेकिन बहुत सारे क्या रहता है, आई एम प्लेन। अगर वो हवाई जहाज़ से अगर कहीं जा रहा है काम करने परदेश, तो वहाँ फ़ोटो खिंचवा करके वो पोस्ट करता है आई एम प्लेन। अगर वो इंडिया गेट पे है तो आई एम इंडिया गेट। तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना है। अगर है हूँ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जगह इजारे में लगेगा। समझना पड़ता है कि कहाँ क्या लगना। चलिए और 1-2 ट्रांसलेशन का अभ्यास करते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छे से समझ आ रही है, पढ़ पा रहे हैं, एक कंटिन्यू समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हम कंटिन्यू आपके लिए क्लास ले रहे हैं या नहीं। मतलब कंटिन्यू कहने का मतलब मेरा ये कि जो जहाँ से ख़त्म किए फिर वहाँ से आगे बात किए कि नहीं किए, तो वो मैं उसमें पूछ रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप अपने रिलेटिव्स में आगे जहाँ जिसको पहुँचा सकते हैं तो प्रयास उसका भी करें। जैसे मैं एक ट्रांसलेशन देता हूँ अब, कि क्या आप यह नहीं जानते हैं? क्या आप यह नहीं जानते हैं? तो क्या करना है, ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको सोचना है कि वह किस टेंस पे बनेगा। पहला तो की पॉइंट्स वही है कि किस टेंस पे बनेगा। तो टेंस का पता कहाँ से? पहचान से। तो प्रेजेंट टेंस पढ़े अभी तक, तो प्रेजेंट टेंस का पहला नंबर 4 गो है, तो पहला नंबर से आप आना शुरू कर दीजिए। पहला नंबर में कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट कब होगा? जब उसका पहचान ता है, ती है, ते है होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पहचान ते है, जानते हैं, यानी पहचान मिल गया। ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो टेंस पता चल गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या पता करेंगे कि सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस के बारे में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस होता है, आप जानते हैं। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो बताइए, आपको याद किए हैं? तो बताइए क्या होता है स्ट्रक्चर। याद होगा आपको कि स्ट्रक्चर इसका होता है डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यही होता है स्ट्रक्चर। नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए, बात को समझिए। स्ट्रक्चर जब तक याद नहीं होगा आपको तब तक आप नहीं बना सकते। चलिए, आप डू या डज में से क्या लगाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके मन पे? आपके मन पे नहीं डिपेंड करता है, या हमारे मन पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो बताइए, कब क्या सब्जेक्ट रहेगा, कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो आप डज लगाएंगे, और कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो आप डू लगाएंगे। तो आप पढ़े हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगाते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है? आप, यानी कि यू। तो यू कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल, यानी डू लगाएंगे। डू सब्जेक्ट हो गया यू, यहां तक दे दिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉट वर्ब। वर्ब क्या है? जानना, जिसमें पहचान लगा रहता है ना, वही मेन वर्ब होता है। तो जानना, जानना का V1 क्या होता है? V1 में देना है तो KNOW, नो। डू यू नॉट नो। और उसके बाद क्या देना है? ऑब्जेक्ट। क्या नहीं जानते हैं? तो यह नहीं जानते, पता नहीं यह में क्या। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? दिस, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हो गया सॉल्यूशन। ऐसे होता है, आप ऐसे बनाएं। आपको कभी भी कोई ट्रांसलेशन आपके सामने आता है तो आप पहले उसको चेक करें कि कैसे होता है। और ये ट्रांसलेशन इसलिए इतना ज़रूरी है समझना कि जब आप जानते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे बिहार बोर्ड का इंग्लिश का, तो वहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे लिखना रहता है, एप्लीकेशन लिखना रहता है, लेटर लिखना रहता है। तो ये चीज़ें याद करके जाने वाली चीज़ें हैं नहीं। आप बना पाएंगे कब उसको इंग्लिश में? कब लिख पाएंगे? जब आप हिंदी को इंग्लिश में बना पा रहे हैं, तब आपका वर्ड अच्छा है, वर्ड मीनिंग पावर अच्छा है, तब बना पाएंगे। और स्ट्रक्चर आपको आता है, ट्रांसलेशन बनाना आता है, तब बना पाएंगे। तो बिल्कुल ज़रूरी है, आप इसको यूं ही मत समझें। पढ़ना ज़रूरी है और ऐसे सीखना ज़रूरी है। तब आप एक एक सेंटेंस को जोड़ करके आप एक स्टोरी लिख पाएंगे, एक निबंध लिख पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे बच्चे को देखते हैं अपना स्टोरी याद करते रहता है, समरी याद करते रहता है, एप्लीकेशन लेटर याद करते रहता है। वो याद करने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। समझिए, बनाइए और अभ्यास करके, और आप अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एक और ट्रांसलेशन मैं लेता हूँ उसी तरीके से समझने के लिए। प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैं एक ट्रांसलेशन ले रहा हूँ आपको कि चलिए सब्जेक्ट में ले लेते हैं कि राकेश क्यों गया है। तो क्या चेक करेंगे? टेंस कौन सा है। तो टेंस का पता कैसे लगाते हैं? पहचान से। तो प्रेजेंट टेंस का पहला नंबर में सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का पहचान ता है, ती है, ते है। नहीं है, आगे बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पहचान क्या है? रहा है, रही है क्या? नहीं है, आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, पहचान क्या है? चुका है, चुकी है क्या? नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ फिर आपको याद आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है होता है, लेकिन जनरली हमें वो चुका है, चुकी है नहीं देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उसका साउंड आ है, ई है, ए है। तो आप देख रहे हैं आ है, यानी जाने का जो काम है वो हो चुका है कुछ ही पल पहले। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टेंस का पता लग गया जब, तब हम पता करेंगे सेंटेंस का। तो सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। और यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, क्यों। तो ये WH वर्ड हो गया, यानी WH वर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का WH वर्ड फॉर्मूला क्या होता है? पहले आप देते हैं WH वर्ड, फिर उसके बाद आप देते हैं हेल्पिंग वर्ब, है, जिया, हैव, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में। उसके बाद फिर क्या देते हैं आप? सब्जेक्ट, फिर आप क्या देते हैं? V3, फिर आप क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्या देते हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो WH वर्ड इसमें क्या है? क्यों। और क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। और उसके बाद फिर क्या देते हैं आप? हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव।
फिर बताइए, कुछ भी तो नहीं लगा देना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सिंगुलर है तो हैज, प्लुरल है तो हैव। आपका सब्जेक्ट राकेश है जो कि सिंगुलर हुआ, तो आप लगाते हैं हैज। सब्जेक्ट क्या है? राकेश, राकेश रखेंगे, वाई हैज राकेश। और फिर क्या? V3। वर्ब क्या है? गया। तो गया मतलब जाना, जाना मतलब गो, और गो का V3 में क्या होता है? गून। तो वाई हैज राकेश गून। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन को सोल्व कर सकते हैं सही सही। शुरू में आपको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस बातों का कि आप मतलब निबंध लिख पाएंगे अच्छे से, समरी लिख पाएंगे। बहुत जगह क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत ऐसी चीज़ें जो आप याद कर करके थके रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार मेहनत करके इस पे देखिए कंटिन्यू तरीके से। एक बार सीख में आ गया ना, उसके बाद फिर आप समझिए लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व आएगी। एक बार तरीके से पढ़ाई करके देखिए। देखिए, तो ये हुआ आपका, प्रैक्टिस किए हम, चारों फॉर्म में स्ट्रक्चर्स को पढ़े लगातार। और अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट टेंस पे ही जाएंगे, पास्ट टेंस पे भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जैसे प्रेजेंट टेंस का आप स्ट्रक्चर देखे ट्रांसलेशन के लिए, और ट्रांसलेशन के लिए जो स्ट्रक्चर देखे, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव में क्या योगदान है, मैं कुछ प्रश्न से प्रेजेंट टेंस से बनने वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टेंस का, उससे कुछ क्वेश्चन से आपको अवगत कराएं, समझाए, बताए, तो फिर थोड़ा सा आपको हौसला रहेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप समझ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था ना, दो दृष्टिकोण से पढ़ना है, एक ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टेंस का, चूंकि 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम आता है टेंस पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ग्रामर में। तो प्रेजेंट टेंस का हम लोग ट्रांसलेशन फॉर्म को देखे, अब हम उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म को देखते हैं। मैं पहले एक क्वेश्चन देता हूं और उसका जवाब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि व्हाट डैश यू, व्हाट डैश यू लाइक टू इट। और आपका ऑप्शन है, आप इसमें डज भरेंगे या आर लगाएंगे या आप हैव लगाएंगे या नन, इसमें से कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप एक बार मुझे बताइए आपको क्या लगता है। क्वेश्चन आपका ये है, और इसके ब्रैकेट में आपको पता है क्या लिखा रहेगा, ये ऐसे नहीं लिखा रहेगा कि कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपको लिखा रहेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप एक बार बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा जवाब होगा इसका और क्यों होगा। आप एक बार बताइए मुझे। सोच लिए? तो अगर सोचे हैं तो जब मैं इसका जवाब बताऊंगा, तो चूंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपके मन की ईमानदारी पे हम चलते हैं। मैं जब इसका जवाब बताऊंगा तो आपका जवाब सही हुआ कि गलत हुआ, ये आप खुद में महसूस कर लीजिएगा। या आप क्या सोचे थे, आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे बाद में बता सकते हैं कि आप क्या सोचे थे इसका जवाब और सही निकला कि नहीं निकला। हम शुरू से आएंगे, देखिए कि कैसे सोल्व करना है इसको, क्या सोचेंगे। दो बातें पे ध्यान देना होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक बात होता है आपको मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब,
तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ, ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे सिंपल प्रेजेंट में आइए, सिंपल प्रेजेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए आता है डू या डज। देखिए बहुत अच्छे से अगर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको पहले हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बहुत अच्छे से समझाएं। पहले आप यहाँ पे जो भी ये क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा भी, तो आप समझ सकते हैं बात को। पर अगर हेल्पिंग वर्ब पहला टेंस जो आप सिंपल प्रेजेंट पढ़े हैं तो उसमें डू या डज होता है, तो मेन वर्ब आपको पता होगा कि आपने V1 लगाया था। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम था तो आप लगाए थे V4 मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में आकर के आप देखिए, आपका हेल्पिंग वर्ब था वहां पे हैज या हैव, तो आप मेन वर्ब लगाए थे V3। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैज बीन या हैव बीन, तो आप कौन सा मेन वर्ब लगाए थे V4। तो ये था सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लेना जरूरी है कि आप क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, कि कौन सा सेंटेंस सही है। आप कैसे समझेंगे कि ये टेंस का क्वेश्चन है, तो ये तब समझ में आता है कि ये टेंस का क्वेश्चन है जब आप ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन में कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से रिलेटेड बात है, देन इट इज क्लियर दैट कि ये टेंस का क्वेश्चन है। अगर वर्ब के बारे में पूछ रहा है तो, और वर्ब क्या है आपको आइडिया होना चाहिए इस बात का। यहाँ वो जगह नहीं है जहाँ आप वर्ब को सीखेंगे पहले, ये पहले का बात है। तो जैसे डू, यहाँ हम क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन में आए तो ऑप्शन में देखे डज है, हार आर है, हैव है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये सब हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब टेंस का क्वेश्चन है, समझ में आ गया कि ये टेंस का क्वेश्चन है। फिर अब जब इसका सॉल्यूशन करें, तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि ये टेंस का क्वेश्चन है। अब जब क्वेश्चन समझ में आ गया कि टेंस का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस में जाते हैं, तो समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है तो इसका मतलब उसमें मेन वर्ब दिया होगा, क्वेश्चन में मेन वर्ब दिया होगा। आपको कैसे पता चला कि हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है, क्योंकि डज आर हैव ये सब तो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब दिया होगा। तो हम क्वेश्चन में जाकर के ढूंढेंगे कि मेन वर्ब कौन सा है भाई, क्योंकि आपको पता है ना कि V1 रहेगा मेन वर्ब तो डू या डज लगाएंगे, V4 रहेगा तो इज या आर या एम में से लगाएंगे, V3 रहेगा तो हैज या हैव में से लगाएंगे, V4 रहेगा तो हैज बीन या हैव बीन में से लगाएंगे। तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डज ही लगा देंगे। तो आते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे लाइक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है अगर ये लाइक तो कैसा कैसा मेन वर्ब है, V1 है। तो V1 है, तो V1 है तो इसका मतलब क्या लगा सकते हैं, डू या डज, और ऑप्शन में डज अवेलेबल है, ओके।
उसके बाद आर लग सकता है क्या? तो नहीं। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि V1 है और V1 में आर नहीं लगता है। V1 में डू या डज लगता है। आर कब लगता है? जब आपका मेन वर्ब V4 होगा। सी में क्या है? हैव। तो हैव लग सकता है क्या? तो हैव भी नहीं लग सकता है, क्योंकि हैव तब लगाएंगे जब मेन वर्ब V3 होगा। और डी में क्या है? नन। तो क्या इसका जवाब डज लगाते हैं? नहीं। आपको पता होना चाहिए ना कि डू या डज में से क्या लगाएंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट को एक बार चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं, कौन सा लगेगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें? यू। तो यू प्लूरल है ना, तो प्लूरल में क्या लगाते हैं? डज। नहीं, यही गलती नहीं करना। प्लूरल में लगाते हैं डू, यानी यहाँ पे हम डज भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हुआ? डी, नन। डू लगेगा इसमें। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि कौन कौन डी नंबर इसका सही उत्तर समझे थे। मुझे तो लगता है बहुत कम लोग सोचे होंगे ऐसा, या सोचे भी होंगे, ऐसा नहीं है। और एक बात तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे, कैसे कि चूंकि यहाँ यू है और ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डज तो लगेगा नहीं, तो एक ऑप्शन यहाँ से भी कट सकता था बिना इस बात को ध्यान दिए हुए। और दूसरी बात, यू में आर लग सकता है कि नहीं लग सकता? तो लग सकता है, तो यहाँ तो था। यू में हैव लग सकता है कि नहीं? तो लग सकता है, तो यहाँ था। तो फिर आपको फाइनली कहाँ जाना है? प्रोसेस ये है कि आपको चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है तो मेन वर्ब दिया होगा, और मेन वर्ब पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। और इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि डू या डज रहेगा तो V1, इज या आर या एम रहेगा तो V4, हैज या हैव रहेगा तो V3, हैज बिन या हैव बिन रहेगा तो V4। ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखें इस प्रकार से क्वेश्चन, तो जा करके क्वेश्चन बैंक देखिए। वैसे हम तो दिखाएंगे, जब आपको पूरा समझा देंगे, पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको, टेंस का, जब से लेकर के अब तक, अभी तक के क्वेश्चन बैंक में जो भी जहाँ जिस ईस्वी से लेकर के जिस ईस्वी तक का होगा। आई थिंक मैं आपको 2012 से लेकर के 2026 का एग्जाम हो गया, 2026 तक का क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे टेंस का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आप देखते रहिए, समझते रहिए। कंटिन्यू। अभी तो आपको बस सिखा रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन दे करके सिखा रहे हैं। चलिए, आप एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं इसी टाइप से, ऑब्जेक्टिव। आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है? आपको कैसे समझ में आएगा कि ये टेंस का क्वेश्चन है? हाँ, जब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपका कि आई हैव डैश, आई हैव डैश, आई हैव डैश माई वर्क, आई हैव डैश माई वर्क। और ऑप्शन है आपके पास कंप्लीट, बी में कंप्लीट्स, सी में कंप्लीटेड, और डी में नन। आप एक बार फिर से इस सवाल को बना करके देखिए। और आप कैसे समझ पाएंगे कि ये पर टेंस का क्वेश्चन है? जब आप उसमें देखेंगे कि वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या कंप्लीट मतलब पूरा करना, तो पूरा करना जिस वर्ड के अंत में ना आ जाए वो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। यानी वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है, यानी टेंस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? ऑप्शन में पूछ रहा है आपको मेन वर्ब के बारे में, यानी ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब उसमें कौन सा है? हैव। तो अगर हैव है हेल्पिंग वर्ब, तो आप यहाँ इस लिस्ट पे आइए और याद पारिए, याद करिए कि हैज या हैव होगा तो कौन सा मेन वर्ब लगेगा? तो V3 मेन वर्ब लगेगा। हैज या हैव होने पर मेन वर्ब कौन सा लगेगा? V3। तो इस सारे ऑप्शन में कौन सा वर्ब ऑप्शन है जिसमें मेन वर्ब V3 है? तो सी, कंप्लीटेड, इसका सही उत्तर होगा।
आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है इसमें। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है आपको ट्रांसलेशन सीखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है टेंस का इस तरीके से समझना। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ आपको इस टाइप से क्वेश्चन सीखने के बाद बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज होगा, जहाँ आप ट्रांसलेशन में भी उसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको निरंतर देखिए, और भी सवाल हम इस पे करवाते रहेंगे आपसे। और फिर अभी मैं बेसिकली अभी इसका मैं इंट्रो दिया हूँ, अभी मैं इस पे नहीं जाऊँगा। मैं जो आपको शुरू से बता रहा था कि ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पढ़ना है, तो हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा बार बार सवाल आ रहा होगा कि ट्रांसलेशन सिर्फ बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से जो आप बोल रहे थे वो कैसे आता है नहीं बताया अभी तक। तो मैं एक बार इंट्रो कराया हूँ, तो पहले मैं पूरे टेंस का ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करूंगा, फिर इस पे डिस्कस करूंगा बहुत सारी। तो आप पहले उसको सीखिए, ट्रांसलेशन को सीख लीजिए, उसके बाद मैं इसको सिखाऊंगा आपसे। और आता है, बिल्कुल क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखिए। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और फिर आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही है, पढ़ पा रहे हैं, आप बेहतर फील कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ाइए, बताइए किसी को, करे वो भी, समझे वो भी। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।